नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। पुलिस की मौजूदगी में कैमरों के सामने 3 शूटर्स ने अतीक और अशरफ की हत्या कर दी और पुलिस खड़ी की खड़ी देखती रह गई। हालांकि इस हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, लेकिन हत्या के मकसद और इसके पीछे की साजिश का पूरी तरह का सच अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल सरकार की अलग अलग एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं और तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े होंगे और हमारा सवाल नंबर 1 अब आपके सामने है। सवाल है, क्राइम सीन रिक्रिएशन से क्या खुलेगा अतीक हत्याकांड का राज? आज फोरेंसिक एक्सपर्ट और एसआईटी और जुडिशियल कमीशन की टीम मौका वारदात पर पहुंची और वहां से साइंटिफिक एविडेंस जुटाने की कोशिश की। 5 दिन के बाद फिर दोहराया अतीक हत्याकांड। फॉरेंसिक टीम ने किया क्राइम सीन को रिक्रिएट। वारदात वाली जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। घटना के दौरान मौजूद रहे पुलिस वालों से की पूछताछ। 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर अतीक और उसके भाई अशरफ को ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मौत की नींद सुलाने वाली खौफनाक वारदात को आज एक बार फिर से दोहराया गया। अंतर ये था कि आज क्राइम सीन को एसआईटी की टीम रिक्रिएट कर रही थी। इस मौके पर मौजूद थे नकली अतीक अशरफ और उसको मारने वाले 3 डमी शूटर्स। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान बड़ी बारीकी से उस वारदात के एक सीक्वेंस को अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद फॉरेंसिक की टीम ने वारदात के दौरान शूटर्स के आने जाने और अतीक पर हमले के पूरे एक्शन को दोहराया और पूरे एक्शन के दौरान वहां मौजूद एक एक चीज को दर्ज किया। अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड की बारीकियों को समझने के लिए कि कैसे इस शूटआउट को अंजाम दिया गया, कहां कौन सा पुलिसकर्मी मौजूद था, किसके बीच से शूटर ने निकल करके गोली मारी, इसको समझने के लिए आज एसआईटी की टीम ने फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स के साथ एक क्राइम सीन क्रिएशन किया। उस क्राइम सीन क्रिएशन में क्राइम ब्रांच के 2 सिपाहियों को अतीक और अशरफ के उन्हीं कपड़ों में बनाया गया और फिर उनको ले जाया गया। यहां तक जैसे उस दिन यानी शनिवार की देर रात जब अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान इस अस्पताल पहुंचे थे तो यहां पर लाए गए थे और ये जो पोजीशन है देखिए, ये 1 नंबर पोजीशन, यानी कि यहां पर अशरफ खड़ा हुआ था। यहां से घटनाक्रम की शुरुआत हुई। वारदात को दोहराने के लिए न केवल अतीक और अशरफ से मिलते जुलते लोगों को एक जैसे कपड़े पहनाए गए थे, बल्कि तीनों कातिलों के एक्शन को भी रिकॉर्ड करने के लिए पूरे सीक्वेंस को ठीक उसी तरह से रिक्रिएट किया गया जिस तरह से उन्होंने अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाई थीं। इस रिक्रिएशन के दौरान हत्यारों और अतीक के बीच की दूरी और पुलिस और हत्यारों के बीच की दूरी को भी फॉरेंसिक की टीम ने दर्ज किया। हर एक जगह पर शूटर कौन कहां मौजूद था वो समझा गया, उसकी कैलकुलेशन लिखी गई, कौन कितने मीटर की दूरी पर था, क्योंकि इस मीटर की दूरी से ही तय होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या जो फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आएगी कि कितनी दूरी से गोली मारी गई। जो शूटर्स के पास से जो जिगाना और जो देसी पिस्टल मिली है उनका जो जब उनका एग्जामिनेशन होगा तो पता चलेगा कि कितने दूरी से गोली मारी। इस रिक्रिएशन के माध्यम से वारदात के तकनीकी पहलुओं को जांच एजेंसियां समझने की कोशिश कर रही हैं। इससे पहले एसआईटी की टीम लखनऊ से आई फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कॉलविन अस्पताल पहुंची थी। इस टीम के हाथों में अतीक और अशरफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी। टीम ने वारदात से जुड़े एक एक पहलुओं पर चर्चा की और उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जिसके सही जवाब अब तक नहीं मिले हैं। अहमद और अशरफ की जिस जगह पर हत्या हुई उसका मुआयना करने के लिए एसआईटी की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये एसआईटी की फॉरेंसिक टीम है जो पहुंची हुई है। ये एविडेंस कलेक्ट कर रही है। एफएसएल लखनऊ से जो टीम स्पेशली गठित की गई है, चूंकि जो एसआईटी बनाई गई है उस एसआईटी की टीम में डायरेक्टर एफएसएल भी शामिल है, लिहाजा एफएसएल की टीम है। देखिए, अधिकारियों के हाथ में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिस तरीके से जो बॉडी पड़ी हुई थी, जहां पर ये अधिकारी हैं वहीं पर ये बॉडी पड़ी हुई थी। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में सरकार द्वारा गठित की गई 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम भी आज घटनास्थल का मुआयना करने के लिए कॉलविन अस्पताल पहुंची थी। टीम के साथ प्रयागराज पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जुडिशियल कमीशन की टीम ने घटनास्थल का पूरा नक्शा तैयार करवाया और हर वो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की
जो वारदात के दौरान की परिस्थितियों को समझने में अहम साबित हो सकती हैं। बाकायदा नक्शे का हिस्सा था जो आयोग ने नक्शा बनवाया, और कहां पर अतीक की बॉडी पड़ी थी, कहां पर अशरफ की बॉडी थी, ये लोग आए तो जीप कहां खड़ी की गई थी, कितने कदम चलाया गया, ये तमाम जानकारियां आयोग ने मांगी, आयोग को दी गई। आयोग ने इस दौरान वारदात के दौरान घटनास्थल पर मौजूद धूमनगंज के एसएचओ और गोलीबारी में घायल पुलिस के एक जवान से भी तफसील से जानकारी ली। राजेश मौर्य जो इंस्पेक्टर धूमनगंज था, जो अतीक और अशरफ को लेकर के आए थे, उसके साथ ही जो कांस्टेबल मान सिंह इस पूरे अतीक और अशरफ हत्याकांड में घायल हुआ, वो दोनों ने मौके पर पहुंचकर आयोग को बताया कि उनकी पोजीशन क्या थी। यानी आयोग ने तफसील से जानना चाहा कि आखिर यह हत्याकांड हुआ तो कैसे। प्रयागराज का कॉलविन अस्पताल अतीक अशरफ हत्याकांड की वो अहम कड़ी है जहां से पुलिस और जांच एजेंसियों को ऐसे अकाट्य तकनीकी साक्ष्य मिल सकते हैं जो कि न केवल हत्यारों के खिलाफ अहम सबूत साबित होंगे, बल्कि ये वारदात के दौरान पुलिस के एक्शन को भी बेपर्दा कर सकेंगे। संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अतीक अहमद की हत्या को अंजाम देने वाले तीनों शूटर्स फिलहाल पुलिस के रिमांड पर हैं और उनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पहले दिन की पूछताछ में आरोपी लवलेश, सनी और अरुण ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं और एसआईटी को बताया कि उन्होंने किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, रिमांड पर अतीक के शूटर्स ने क्या क्या खुलासे किए। शूटर्स ने बताया कि अतीक पर हमले की दूसरी कोशिश में वो अपने मकसद में कामयाब हुए। इससे पहले उन्होंने एक दिन पहले भी अतीक को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की सुरक्षा की वजह से उनका प्लान फेल हो गया। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कैमरों के सामने लाइव मर्डर को अंजाम देने वाले तीनों शूटर्स फिलहाल पुलिस के रिमांड में हैं, जहां उनसे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ में इन्होंने अब तक जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे पुलिस की सुरक्षा में माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर शूटर लवलेश, सनी और अरुण ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इन तीनों ने जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया था, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन्होंने पूरी योजना बनाकर और जगह का चुनाव कर इस हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन इन्होंने एसआईटी के सामने जो खुलासा किया है उसे सुनकर अधिकारी हैरान रह गए हैं। अतीक और अशरफ की हत्या उन्होंने दूसरे प्रयास में की है, क्योंकि उनका पहला प्रयास खाली गया था और वो अतीक को निपटाने की पहली कोशिश में नाकाम हो गए थे। जानकारी के मुताबिक तीनों ने 15 अप्रैल से पहले 14 अप्रैल को भी अतीक और अशरफ को मारने की कोशिश की थी। उनका अतीक की पेशी के दौरान हत्या करने का इरादा था, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से वो उस समय हमला नहीं कर सके। लेकिन अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को उन्हें अपनी साजिश को अंजाम देने का मौका मिल गया। हमलावर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह अभी एसआईटी के रिमांड में हैं। एसआईटी ने पहले दिन उनसे करीब 8 घंटे की पूछताछ की है। इस दौरान पूछे सवालों के बाद इन हमलावरों ने कई राज खोले हैं। 8 घंटे की पूछताछ में पुलिस इतना तो समझ चुकी है कि तीनों ही शूटर बेहद शातिर हैं। उनसे सच्चाई उगलवाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में प्रयागराज पुलिस की कई टीमें एक साथ इन तीनों शूटरों से पूछताछ करेंगी और अब बारी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और उनके कॉल डिटेल और उनके हर एक मूवमेंट की है। अतीक की हत्या में इस्तेमाल की गई महंगी विदेशी पिस्टल जिगाना को भी लेकर शूटर्स ने खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शूटर अरुण मौर्य ने बताया कि उसे पानीपत के एक दोस्त ने वो पिस्टल दी थी और उसे इस बात का इल्म नहीं था कि वो असलहा लाखों का है। अलबत्ता वो ये जरूर जानता था कि इसके फायर से जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। जबकि शूटर सनी सिंह ने बताया है कि उसे ये टर्किश जिगाना पिस्टल एक गैंगस्टर ने दी थी, जिसके दिसंबर 2021 में दिल्ली में हत्या हो गई थी। सनी उस गैंगस्टर से 2021 के मई महीने में ही मिला था। एसआईटी की पूछताछ में तीनों ने अपने पहले के ही बयान को दोहराते हुए कहा कि उन्होंने पैसे और शोहरत की खातिर ही अतीक की हत्या को अंजाम दिया था। पूछताछ में शूटर सनी सिंह ने यह भी बताया कि वो किसी के लिए काम नहीं करता है और वो खुद ही डॉन है। हालांकि उसने गैंगस्टर सुंदर भाटी से अपने संबंधों को कबूला है। हमीरपुर के रहने वाले सनी सिंह ने लेकिन शुरुआती पूछताछ के बाद दावा कर दिया कि उसका कोई आका नहीं, वो खुद में माफिया डॉन है। लेकिन जब उससे असलहों के बारे में पूछा गया कि उसके पास जिगाना पिस्टल कहां से आई, तो उसका बस इतना ही कहना था कि वो तो हमीरपुर जेल में बंद सुरेंद्र भाटी के संपर्क भर में था, लेकिन पिस्टल कहां से आई यह भी राज
उगल नहीं रहा। लवलेश, अरुण और सनी सिंह से एसआईटी की पूछताछ जारी है। इसी बीच बांदा से एसआईटी ने लवलेश तिवारी के 3 साथियों को हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। अतीक के कातिलों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अतीक और अशरफ जैसे बड़े माफिया की गोली मारकर हत्या की है, वो पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर रहा है। लिहाजा इनके तमाम दावों की पुष्टि के लिए पुलिस अब इन आरोपियों के नार्को टेस्ट भी करा सकती है। संतोष कुमार शर्मा के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी की टीम हर उन संभावनाओं की जांच में जुटी है जिससे इस हत्याकांड का पूरा सच सबके सामने आ सके। एसआईटी ने इस मामले में शूटर लवलेश के 3 साथियों को बांदा से हिरासत में लिया। एसआईटी उनसे यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं उन्होंने भी तो शूटर्स की मदद नहीं की। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है, अतीक हत्याकांड में आगे क्या करेगी एसआईटी? हत्यारों से पूछताछ में एसआईटी अनसुलझी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। अब माना जा रहा है कि एसआईटी की टीम आज जो क्राइम सीन क्रिएशन हुआ उसके बाद जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, पीएम रिपोर्ट आएगी और उसके साथ ही साथ जो अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड के दौरान जो वीडियो फुटेजेस जो एसआईटी को हासिल हुए हैं, उन तमाम चीजों का बारीकी से परीक्षण करने के बाद जो चार्जशीट की तरफ जो एसआईटी की टीम है वो बढ़ेगी और चार्जशीट 90 दिन के अंदर दाखिल करनी होगी। तभी अतीक और अशरफ की जान लेने वाले तीनों हत्यारोपियों को कोर्ट से सजा मुकम्मल हो पाएगी। पुलिस की रिमांड में तीनों शूटर्स ने जो खुलासा किया है वो पुलिस के गले नहीं उतर रहा। शूटर्स ने दावा किया है कि उनकी किसी बड़े गैंगस्टर से कोई पहचान नहीं थी, किसी बड़े गैंगस्टर से उन्होंने मदद नहीं ली है, किसी ने उनकी मदद नहीं की है और उन्होंने अपने दम पर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन वो पुलिस के इस सवाल का जवाब देने में नाकाम रहे कि जब उनके पास फोन नहीं था तो उन्होंने एक साथ एक ही समय पर इस वारदात को कैसे अंजाम दिया। लिहाजा हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और सवाल है, क्या अतीक के हत्यारों का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों ने एसआईटी की पूछताछ में कुछ ऐसे दावे करे हैं जिन पर पुलिस भी भरोसा नहीं कर पा रही है। सूत्रों की माने तो तीनों हत्यारों ने ये कहा है कि ये जो पूरी हत्या की रचना थी उन्होंने स्वयं रची और इसके पीछे कोई भी ना हैंडलर है और ना कोई भी बड़ा सिंडिकेट है। ऐसे में पुलिस पर ये कई सवाल हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति या सिंडिकेट था जो इन लोग की मदद कर रहा था, हथियार दे रहा था, क्योंकि 7 या 8 लाख की पिस्टल होना अपने आप में बड़ी बात है और कोई भी इस तरीके के बैकग्राउंड वाला व्यक्ति उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में पुलिस ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नार्को टेस्ट का अब मन बना लिया है। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद भी ये पूरी संभावना है कि पुलिस कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करे कि जो सभी अभियुक्त हैं उनका नार्को टेस्ट किया जाए। अपराध की गलियों से सत्ता के गलियारे तक पहुंचकर अतीक ने अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी की। अतीक ने अपने रसूख के दम पर सरकारी और निजी दोनों तरह की जमीनों पर कब्जा किया और उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। लेकिन अतीक के अंत के बाद उसकी अरबों की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ अतीक के सताए हुए लोग सामने आकर अतीक के गुनाहों का पर्दाफाश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की अवैध संपत्ति पर ईडी की भी नजर है। और अब 5वां सवाल आपके सामने है और सवाल है, जांच एजेंसियों की रडार पर क्यों है अतीक की अकूत संपत्ति? ईडी ने अतीक के घर से 100 से ज्यादा सेल डीड के दस्तावेज बरामद किए हैं। वो अतीक की संपत्तियों की जांच कर रही है। और गन पॉइंट पे उठा के लेके चले गए। अतीक के आदमी होने का डर दिखा के। उत्तर प्रदेश में अतीक ने अपराध की नींव पर विशाल साम्राज्य खड़ा कर रखा था। अपराध की काली दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारों तक अतीक का रसूख इतना बढ़ चुका था कि अतीक के लिए किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना या किसी को ठिकाने लगा देना चुटकी बजाने जितना आसान हो चुका था। अतीक ने अपनी हनक और रसूख से न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। अतीक ने न जाने कितने लोगों की जमीनों को कौड़ियों के मोल पर खरीदकर अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। श्वेता शर्मा उन्हीं पीड़ितों में से एक है। जी सर, 6 अक्टूबर को मेरे मामा ससुर और हस्बैंड दोनों को कहते हैं रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ, दोनों आए और गन पॉइंट पे
उठा के लेके चले गए अतीक के आदमी होने का डर दिखा के, और मेरे नहीं होने पे वो ये बोले कि तेरी बीवी रायपुर में है और तेरे को वहीं से उठा लिया जाएगा और उसको मरवा दिया जाएगा। तो उस डर में मेरे हस्बैंड और मामा ससुर चले गए और उनको ये भी नहीं पता था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। उनको साइन कराया गया और उनको वापस छोड़ दिया गया। अतीक ने माफियागिरी के दम पर अरबों की दौलत बनाई। उसकी सबसे ज्यादा कमाई प्रॉपर्टी से थी, जिसे उसने साम दाम दंड भेद से हासिल किया था। अतीक ने इतनी जमीन पर कब्जा कर रखा था जिस पर कई मोहल्ले बस जाएं। अतीक को जमीन की भूख इतनी थी कि उसने अपने रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शा और उन्हें भी धमकी देने लगा। अतीक न सिर्फ लोगों की जमीनों पर कब्जा करता था, बल्कि उसने सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी ढंग से कब्जे के बाद आलीशान बिल्डिंगें खड़ी कर दी थी। कि ये दो मजार यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पर कब्र बनी हुई है, एक बड़ा सा पीपल का यहाँ पर पेड़ भी है और यही कहा जाता है कि ये सरकारी जमीन हुआ करती थी। यहाँ पर कब्रिस्तान भी था और इसी को कब्जा करने के बाद यहाँ पे अवैध तरीके से अतीक अहमद ने अपना ऑफिस बना लिया। लेकिन अब अतीक की एक एक संपत्ति पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा है। पिछले कुछ सालों में अतीक की कई संपत्तियों को या तो कुर्क कर दिया गया या फिर जमींदोज। 12 अप्रैल को अतीक और उसके करीबियों पर हुई ईडी की रेड में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ईडी ने अतीक अहमद और उससे जुड़े करीब 15 करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस रेड में ईडी को 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियां मिली। अतीक की बनाई 50 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के कागजात भी जब्त कर लिए गए। यही नहीं, अतीक के 200 बैंक अकाउंट भी सील किए गए हैं। इसके साथ ही 30 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 84 लाख रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की गई थी। अतीक की स्याह दुनिया का सफेद सच अब धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। कभी अतीक गैंग का सदस्य रहा बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम अब खुद को पीड़ित बताने में जुटा है। मोहम्मद मुस्लिम ने अतीक गैंग के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी की और जब अतीक मरा तो उसने असद और अपनी बातचीत का ऑडियो वायरल कर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। लेकिन जांच एजेंसियां इस बात को बखूबी समझ चुकी हैं कि अतीक की संपत्ति पर मोहम्मद मुस्लिम कब्जा जमाने के फिराक में है। माफिया अतीक अहमद के करीबी गुर्गे और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठा लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन अब जो खुलासा हो रहा है उसमें सामने आ रहा है कि अतीक के रौब के दम पर उसने अरबों की प्रॉपर्टी बनाई और उसकी प्रॉपर्टी केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है, बल्कि बहराइच, कानपुर, राजधानी लखनऊ में भी है। अब अतीक के मरने के बाद उसके पूरे काले साम्राज्य को कब्जाने के फिराक में उसके कई वफादार अब दगाबाज बन गए हैं। लेकिन अतीक की सबसे बड़ी राजदार उसकी पत्नी शाइस्ता की तलाश यूपी पुलिस के साथ साथ ईडी भी कर रही है। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ सिमर चावला, लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता, ये वो दो नाम हैं जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से सुर्खियों में बने हुए हैं। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों इस सनसनीखेज हत्याकांड में वांटेड हैं, लेकिन दोनों अभी तक पुलिस के हाथ नहीं आए हैं। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता अब तक क्यों नहीं पुलिस की पकड़ में आए हैं, क्यों नहीं पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है। गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक के बाद अब ओडिशा में उसकी लास्ट लोकेशन का पता चला है, जबकि पुलिस शाइस्ता को कौशांबी में तलाश रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता की आखिरी लोकेशन कौशांबी में नजर आई है, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा के पास कहीं नजर आई है। फिलहाल दोनों माफिया अब भले ना हो, लेकिन शाइस्ता को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की धरपकड़ जारी है। कल भी प्रयागराज की पुलिस ने एक गांव में लोकेशन मिलने पर धरपकड़ की, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। तो वहीं गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम वही शख्स है जिसने उमेश पाल हत्याकांड के दौरान बमबाजी की थी और उसी का नाम बमबाज नाम से भी प्रचलित है। अब देखना यह है कि यूपी की पुलिस कब शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम समेत अन्य शूटरों को गिरफ्तार कर पाती है।
पहले अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, उसके बाद अतीक का मर्डर और उसके बाद सियासी पारा चढ़ गया और अब तक नहीं उतरा है। ये सियासी शोले केवल यूपी में ही नहीं भड़क रहे बल्कि अतीक को लेकर कर्नाटक की चुनावी सियासत में भी उबाल आ गया है। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, कर्नाटक चुनाव में क्यों उठ रहा है अतीक मर्डर केस का मुद्दा? हुआ यह है कि कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक में अपना स्टार कैंपेनर बना दिया है। बीजेपी ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रतापगढ़ी अतीक को अपना दोस्त मानते थे। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सियासी वाकयुद्ध। अतीक अहमद के साथ इसका रिश्ता था, वो भोजन में बुला रहा था, उसके ऊपर शायरी लिख रहा था, शायरी गा रहा था। इमरान प्रतापगढ़िया एक शायरी लिखने वाले और शायरी गाने वाले भी है। एंड इसका मंच पे शायरी का प्रोग्राम में अतीक अहमद आते थे एंड बैठते थे, उसके ऊपर वो शायरी गाते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया को कर्नाटक इलेक्शन का स्टार कैंपेन का लिस्ट में कांग्रेस रखा है। ये कांग्रेस का हाथ अपराधियों का साथ है। I can show many photographs of Shobha Karandlaje with so many anti-social characters who are involved in so many killings and so many other incidents. So does that mean that she is an associate of those people? So these are all just to divert the attention of the people, and it's a desperate move by Shobha Karandlaje. कार्यक्रम में आज इतना ही।